चलिए, आज हमारा एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की नियुक्ति। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रिसीवर होता कौन है। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, फिर लीगल टर्म में आपको समझाऊंगा। सिंपली कई बार ऐसा देखने में आया है बच्चे कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को लेकर मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट है। मैं कह रहा हूं ये बिल्डिंग मेरी है, आप कह रहे हैं ये बिल्डिंग आपकी है। समझ पा रहे ना? कब्जे में आप हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, और अभी पिता के स्वर्गवास के बाद दोनों में बंटवारा होना है, तो कब्जे में हम दोनों भी लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कब्जा तुमने लिया हुआ है प्रॉपर्टी पर। अब मैंने आप पर मुकदमा किया, भाई मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ये कह रहे हैं इनकी ये है ही नहीं, मैंने तो पिता से अपने आप में वसीयत करा ली थी, या उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी, कुछ भी कंडीशन है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना। अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आप इसके कब्जे में हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप इससे जो उत्पन्न होने वाले लाभ हैं, मतलब रेंट हैं या कोई भी अदर प्रॉफिट है, या इस प्रॉपर्टी को तुम धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दोगे, हमें ऐसा लगता है। तो कोर्ट को प्राइमा फेसी ऐसा महसूस होता है कि अगर इन्हें कब्जा दिया तो भी प्रॉपर्टी को नुकसान है, और इससे प्रॉफिट अराइज होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं डिफिशियंसी रहेगी। और अगर दूसरी पार्टी को दिया, कुल मिलाकर अगर पार्टी के कब्जे में प्रॉपर्टी रहेगी तो प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी को खतरा मंडरा रहा है, प्रॉपर्टी के साथ दिक्कत होगी। अब क्या करे कोर्ट? दोनों कोर्ट कह दे कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम भी बाहर निकलो और तुम भी बाहर निकलो। अब 10 साल के बाद अगर ये पता चला कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, है ना, इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, 10 साल बाद पता चला ये सिविल केस में। अब 10 साल तक इस प्रॉपर्टी पे हर एक महीना 1.5 लाख का पहले रेंट आ रहा था, तो जज साहब ने मुझे भी बाहर निकाल दिया, आपको भी बाहर निकाल दिया, तो लगभग 25-30 लाख का तो मेरा रेंट खत्म हो गया, है ना। और ऊपर से ये जर्जर हालत में आ गई, भाई पानी चू रहा था, कहीं से खराब हो रही थी, कहीं से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी की हालत खस्ता। तो जब मालिक के बिना कोई प्रॉपर्टी रहती है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगर मालिक के साथ रहेगी तो भी नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में क्या करती है? मालिकों को, जो भी मुकदमे के पक्षकार हैं, उन्हें हटाकर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कोर्ट को लगता है ये रिलायबल है, उसे उस प्रॉपर्टी का तब तक, जब तक कोर्ट आदेश करे, तब तक मालिक की तरह से उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाती है। समझ पा रहे ना? टेक केयर की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को रिसीवर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब इसे कानूनी रूप से समझो। सेक्शन 94 में बताया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और ऑर्डर 40 सीपीसी में बताया गया है रिसीवर के बारे में। अब बात आती है सबसे पहले कि भैया रिसीवर की परिभाषा बताइए, आखिर रिसीवर कौन होता है। तो आपने कहा देयर इज नो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन रिगार्डिंग द टर्म रिसीवर। शब्द की कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं है। इसका मतलब आप पूरी सीपीसी पढ़ लो, उसमें जर्नली रिसीवर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो कोई बात नहीं, हर शब्द की अपनी एक परिभाषा होती ही है, तो हम उसकी वर्किंग सेंस में डेफिनेशन देख लेते हैं, काम चलाऊ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिसीवर का मतलब क्या है, तैयार करते चलना अभी से ही। रिसीवर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर टेकिंग पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। रिसीवर कौन है? रिसीवर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोर्ट विवादग्रस्त संपत्ति पर की सुरक्षा करने के लिए, या संपत्ति का कब्जा उसे दिया जाता है, या संपत्ति की देखभाल के लिए उसे संपत्ति का कब्जा या कब्जे में रखने का अधिकार दिया जाता है, जैसे कि मालिक को दिया जाता है, उसे रिसीवर कहते हैं। किसी ने आपसे पूछा भाई रिसीवर क्या है, तो आपने कहा रिसीवर शब्द की कोई संविधिक परिभाषा नहीं है, रिसीवर शब्द की कोई सीपीसी में डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन वर्किंग डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि रिसीवर एक ऐसा व्यक्ति है जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का कब्जा इसलिए रखता है
जिससे कि वो प्रॉपर्टी की देखभाल बेहतर कर सके और प्रॉपर्टी को किसी भी तरह की नुकसानी से बचा सके। समझ पा रहे हैं ना? फॉर पोजीशन, कस्टडी और मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी का कब्जा उसे दिया जाता है, या प्रॉपर्टी की कस्टडी दी जाती है, या उसे प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट दिया जाता है, तो इसी व्यक्ति को रिसीवर कहते हैं। कोई दिक्कत? ऑर्डर ऑफ रिसीवर इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो होते हैं जो किसी भी तरह से पक्षकारों को प्रक्रियात्मक लाभ देते हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट के होते हैं। ये एक तरह से इंटरिम ऑर्डर होते हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट के होते हैं, और इनका रिवीजन नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना? इमिनेंट डेंजर क्रिएट हो गया प्रॉपर्टी को, हम राइट लाइबिलिटी नहीं तय कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, व्यक्ति की, पार्टी की। हम तो केवल ये तय कर रहे हैं कि इस समय, इस क्षण आगे मुकदमे में बढ़ने के लिए जरूरी क्या है। तो जरूरी ये है कि दोनों पक्षकारों को छोड़ो, ये प्रॉपर्टी की सुरक्षा किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में दे दो। तो ये एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर है जो कार्यवाहियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फॉर द पर्पस ऑफ valid procedure, for the purpose of continuance of proceeding, such order is necessary. So such order is called interim order. Such order is also an interim order and interlocutory order. कोई दिक्कत? समझाऊंगा मैं इन्हें पूरा अच्छे से। और लीडिंग प्रिंसिपल क्या देखती है कोर्ट? जब कभी भी कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करती है तो सबसे पहले कोर्ट के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है, देखती है कोर्ट, क्या वेदर स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस एंड इमिनेंट डेंजर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ए ने कहा कि साहब 20 प्रॉपर्टी के कब्जे में है ना, मैं जिसके खिलाफ मुकदमा लेकर आया हूं बी, और ये इस प्रॉपर्टी को नष्ट कर देगा, जबकि इसका कब्जा बनता नहीं है। कोर्ट ने कहा कुछ ऐसा सबूत है आपके पास जिससे लगे, प्राइमा फेसी देखने से साबित तो बाद में होगा कि इसका कब्जा है या नहीं है, लेकिन उससे कहा कि साहब चाहे इनसे पूछ लो आप कि इनके पास कोई कब्जे का मटेरियल वो है, रिसोर्सेज है, क्या इनके पास वसीयत की कॉपी है, क्या इनके पास रजिस्ट्री है, क्या इनके पास किरायानामा है, कोई वैलिड दस्तावेज है। वो अभी कह रहा है नहीं है, पर मैं बहुत समय से इस कब्जे में हूं, लेकिन इस बात को भी साबित नहीं कर पाया कि बहुत समय से है। तो जेन्युइन सी बात ये उठकर आई है कि प्राइमा फेसी इसका कब्जा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसने झपटमारी के द्वारा ये कब्जा हासिल किया है। और दूसरा, हमें डर है कि ये प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा देगा। अगर कोर्ट को आपने ये दो बातें संतुष्ट कर दी कि प्राइमा फेसी इसका कब्जे का अधिकार नहीं है, या जर्नली पार्टियों का कब्जे का अधिकार अभी बन नहीं रहा प्रॉपर्टी पर, और दूसरा, अगर किसी को भी कब्जा दोगे पार्टी में से तो वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए जो पार्टी है उन्हें किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी से दूर रखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है बच्चे कि रिसीवर क्या है और कहां है। तो आपने कहा ऑर्डर 40 सीपीसी बताती है रिसीवर के बारे में, पर रिसीवर की डेफिनेशन नहीं बताती। रिसीवर क्या है? रिसीवर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजेशन, टेकिंग कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। Such order is an interlocutory order and principal should be satisfied that prima facie case in favor of plaintiff or defendant not. Prima facie case possession का prima facie case नहीं बन रहा है, ना तो plaintiff के फेवर में ना डिफेंडेंट के, और स्ट्रॉन्ग और इमिनेंट डेंजर है कि ये प्रॉपर्टी को खतरा पहुंचा देंगे, तो इनकी जगह रिसीवर को अपॉइंट करना जरूरी है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब हम आते हैं, हमारा एक्चुअल ऑर्डर 40 क्या कहता है। हमारा एक्चुअल ऑर्डर 40 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया है और प्री में भी कई बार पूछा जाता है। कोई दिक्कत? क्या है? अब ध्यान से सुनिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है क्या। तो देखो रूल 1 ये कहता है बच्चे, रूल 1 ये कहता है कोर्ट कंसीडर्ड, कोर्ट अगर इस बात से कंसीडर्ड करती है, संतुष्ट होती है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना न्याय संगत है और सुविधापूर्ण भी है। क्यों न्याय संगत है? क्योंकि हमें पता चल रहा है दोनों पार्टी में से कोई भी अभी कब्जे की हकदार नहीं है, और दूसरा
ये इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना न्यायसंगत है और सुविधापूर्ण है, तो वो क्या करेगी, डिक्री से पहले या डिक्री के बाद कभी भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। दूसरा, रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम पोजीशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी डिक्री से पहले और डिक्री के बाद कभी भी रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, और कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करने से पहले किसी भी व्यक्ति को जो उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है उसे उस प्रॉपर्टी के कब्जे से हटा देगा। समझ पा रहे हैं ना? और वो जो कब्जा है और कस्टडी है प्रॉपर्टी की, वो कब्जा, वो कस्टडी, वो मैनेजमेंट रिसीवर को दे देगा, और रिसीवर को वो सारी शक्तियां दे देगी कोर्ट जो कि किसी मालिक को अपनी प्रॉपर्टी पर होती। जैसे राइट टू शू, मुकदमा करने की शक्ति होती है किसी भी मालिक को। तो मेरी प्रॉपर्टी में आ जाओ, मुझे भी नींद आने लगेगी, और जब भाई इतनी तेज मत लेना कि अंदर तक सब दिखने लगे, है ना। चौथी जब भाई है सक्षम की, हाँ बस ये सोता जाता है, और ये सबसे ज्यादा पहले एकदम कोशिश करता है कि सीधे सतर्क रहूं मैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसे टॉपिक समझ में आएगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर सोने की मुद्रा में आ जाएगा और मुझे और नींद के झोंके लाएगा। है, लग रहा है मुझे इसको स्टूल देना पड़ेगा या कांटों वाली चेयर देनी पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले ऑर्डर 40 का रूल 1 ये कहता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना न्याय संगत है, जस्ट एंड कन्वीनियंट है, न्याय संगत है और सुविधापूर्ण है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी पर रिसीवर को डिक्री से पहले और डिक्री के बाद अपॉइंट कर सकती है। अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा, वो किसी भी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से हटा सकती है, कब्जे से अलग कर सकती है, और वो क्या कर सकती है, दूसरे मतलब रिसीवर को उसका कब्जा दे सकती है, कस्टडी दे सकती है और मैनेजमेंट दे सकती है। और साथ में ये भी शक्तियां कंफर्म कर देगी कि जैसे मालिक को शक्ति होती है वैसे ही तुम्हें भी इस प्रॉपर्टी पर शक्ति होगी। तो किसी ने आपसे पूछा अकॉर्डिंग टू रूल 1 क्या है, तो आपने कहा इफ कोर्ट कंसिडर्ड जस्ट एंड कन्वीनियंट, अगर उसे लगता है कि न्याय संगत है और सुविधापूर्ण भी है, तो वो क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को डिक्री से पहले या डिक्री के बाद रिसीवर के रूप में अपॉइंट कर सकती है, पुराने व्यक्ति को उससे हटा सकती है, नए व्यक्ति को मतलब रिसीवर को उस प्रॉपर्टी पर कब्जा दे सकती है, और नए व्यक्ति जो रिसीवर को कब्जा दिया, कस्टडी दी, मैनेजमेंट दिया प्रॉपर्टी का, उसे वो सारी शक्ति भी दे सकती है जो एक मालिक के पास होती। क्या? हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है। रिसीवर कौन हो सकता है? रिसीवर कोई भी हो सकता है जो जर्नली प्रॉपर्टी की टेक केयर करने के लिए सक्षम हो, उसे प्रॉपर पैसा भी दिया जाता है रक्षा करने। नहीं, कोई भी हो सकता है, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है दोनों पार्टी कह दे जी रिसीवर अपॉइंट कर दो, ये अच्छे इंसान है, तो कोई बात नहीं, कोर्ट कर सकती है। जर्नली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या किसी अदर ऐसे व्यक्ति को जो भाई टेक केयर ही तो करनी है, बाहर से निकलते हुए जाना है, देखना है कि वो पानी की टंकी खराब हो गई, चलो अच्छा भाई बदलवा दो, पैसे दे दिए, हिसाब किताब रखना, पैसे जो है वो सारे रिसीव करना। अब ये थोड़ी है कि वो वहां पर चिनाई विनाई लेकर और वो लाएगा रोडी बजरपुर चिनाई करने लगेगा ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जनरली उन्हें इसलिए नहीं करते कि पुलिस वालों से तो आप जानते ही हैं कि हर व्यक्ति कितना बचता है, पुलिस वालों की तो अपने आप 24 घंटे की नौकरी इतनी रहती है, हाँ ट्रांसफर होते रहते हैं, ये जर्नली वकील साहब ही कर देते हैं, वकील साहबों को बना देते हैं। खेती बाड़ी की जमीन है, दे दिया मुझे, रिसीवर अपॉइंट कर दिया, भाई ध्यान रखो इससे, तो मैंने ठेके पर दे दी, वो ठेके पर ठेका करवा रहा हूं मैं, जरूरी थोड़ी मुझे खेती करनी है, ठेके पे दे दी। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रिसीवर मस्ट बी, देखा नहीं था आपने सेक्शन 55 में, तो अगर कोर्ट को लगता है रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए इस प्रॉपर्टी पर तो कर सकती है। रूल 1 समझ में आया? रूल 1 का क्लोज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। अ कोर्ट कैन नॉट रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम पोजीशन इफ नो पार्टी हैज अ प्रेजेंट राइट टू रिमूव। कोर्ट कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को हटा नहीं सकती, मैंने अभी कहा था ना कि कोर्ट रिमूव भी कर सकती है और दूसरे को उस प्रॉपर्टी पर रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है, तो कोर्ट कभी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकती जिसे निकालने की पावर पार्टी को भी नहीं थी। साधमा जी, क्या आपको एकदम मितली सी आई कि मेरा सर चकरा गया?
ये आपने क्या बात कह दी। मैं तो अभी सीधे सीधे रिसीवर को समझ चुकी थी कि मैं रिसीवर की बेताज बादशाह हूं, और आपने ये क्या बोल दिया, सारे सपने चकनाचूर हो गए। सुनो, मेरे और ऋषभ के बीच में इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है। क्यों डिस्प्यूट है? कि हम दोनों भाई हैं। ये प्रॉपर्टी उत्तराधिकार के रूप में दादा से आई है, किसी से भी आई है, पिता से आई है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास आई है ना। लेकिन मेरे दादा ने इन्हें, जिनसे प्रॉपर्टी आई है, या मेरे पिता ने इन्हें 5 सालों के लिए लीज पर दिया था, है ना। और 5 सालों तक अब ये यहाँ के टीनेंट है। पिताजी या दादाजी नहीं रहे, पर उनकी जिम्मेदारी तो रही ना। अब 5 सालों तक ना तो मैं इन्हें निकाल सकता अगर मैं मालिक बन गया इनका, ना ये निकाल सकते। तो जब मालिक ही किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से नहीं हटा सकते, तो अब रिसीवर भी अपॉइंट नहीं हो सकता ऐसी प्रॉपर्टी पर। ध्यान से सुनना, न्यायालय कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से हटाएगी नहीं जिस व्यक्ति को हटाने की पावर पार्टी को भी नहीं थी। कोई दिक्कत? लो और लो, गहरे से लो, गहरे से लो। रूल 2 पर आप आइए। रूल 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कई बार प्री में। रिन्यूमिनेशन मतलब पारिश्रमिक, मतलब जो रिसीवर तुम्हारे लिए काम कर रहा है, रात दिन दौड़ा भागा फिर रहा है, कभी मरम्मत करा रहा है, कभी ये करा रहा है, कभी वो करा रहा है, तो उसकी भी एक तनख्वाह तय की जाती है, उसे एक वेतन दिया जाता है। तो जितने समय तक वो होगा उतने समय का उसे वेतन दिया जाएगा, और वो वेतन उस प्रॉपर्टी से अर्जित लाभों में से ही दिया जाएगा। वहां से पूरा नहीं पड़ रहा तो पार्टी देगी। क्लियर? रूल 1 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करता है। रूल 1 का क्लोज 2 ये कहता है उसको कभी नहीं हटा सकते, जिसे पार्टी भी नहीं हटा सकती। रूल 2 वेतन की बात करता है, रिन्यूमरेशन की बात करता है। रूल 3 ड्यूटी की बात करता है। आखिर रिसीवर की ड्यूटी क्या होंगी? तो बच्चे, रिसीवर की ड्यूटी सेम वही होंगी जैसे कि एक मालिक के रूप में है। पहला, रिसीवर फर्निश सिक्योरिटी। तुम्हें 50 लाख रुपये साल में किराए के रूप में मिलेंगे, कम से कम 5 साल तक। 2.5 करोड़ का काम तुम्हें दिला रहे हैं। और जब तुमसे पूछा कि कुछ, तुमने कहा कोई चिंता मत करो, तुम एक बार मुझे अपॉइंट तो करो, जो एक पैसा भी तुम्हारे पास आ जाए, भगवान ने चाहा तो सारा का सारा ले उड़ूंगा। 50 लाख मोटी अमाउंट होती है, तुम ऐसे ही किसी को अपॉइंट कर दोगे? 2.5 करोड़ का मैटर है, तो कम से कम 2.5 करोड़ के लायक आपका हैसियत तो होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ठेका लेते हैं, सड़क बनाने का ठेका है, कितने का है जी? 10 करोड़ का ठेका मैं लूंगा। कोई भी आ गया, मान लीजिए लेने वाला, जी मैं लूंगा। जैसे मानहानि को कह देते हैं, जी मेरी 1,200 करोड़ की मानहानि हुई, कोर्ट फीस से क्या लेना देना, 1,200 करोड़ की मानहानि है। अकाउंट नंबर बताना अपने अकाउंट का, जी अकाउंट ही नहीं मेरे पास, तो 1,200 करोड़ की परसेंट 1,200 करोड़ का बैठेगा, लगभग मान के चलो 70 करोड़। तो तुम्हें पहले कोर्ट फीस देनी पड़ेगी सिविल मैटर में, तभी तो, नहीं तो हर कोई नहीं आ जाएगा। इतने 1,000 करोड़ का मामला है, सट्टा बैठ गया तो अपने, सट्टा नहीं बैठाते हैं यहाँ। तो आप आए बोली लगाने, तुमने कहा जी हमें दे दो टेंडर, हम बहुत अच्छे काबिल इंसान हैं। उन्होंने कहा भैया टेंडर तो तुम्हें दे रहे हैं, पर पहले तो पैसा तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। उसने कहा जी मैं सब उधारी लेके लगा दूंगा। चिंता मत करो, बिल्कुल लो कैटेगरी का माल ऐसा बनाऊंगा कि सड़क 2 दिन ना चले। 10 करोड़ के बना दूंगा मैं, अपने पूरे 10 करोड़ अपने बना दूंगा भाई। 1 लाख की 2 लाख की उसमें रोडी बजर को डलवा दूंगा, इधर उधर अपना हो जाएगा काम। ऐसे दे दोगे किसी को भी? बताइए। अरे आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं, है ना। तुम अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हो ठेके के आधार पर, है ना। तो इसलिए अगर आप रिसीवर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी अहमियत को दर्शाना पड़ेगा। कम से कम 2.5 करोड़ का आपने अपने फ्लैट के कागज कोर्ट में जमा किए कि कल अगर एक भी पैसे की हेरफेर मिल गई तो अब मैं जिम्मेदार हूं, तभी तो तुम्हें 50-55 हजार रुपए महीना के मिलेंगे। नेक्स्ट, सबमिट हिज अकाउंट। जो भी लिया, जो भी दिया, जो भी उसमें काम किया, सारे के सारे अकाउंटों को रिकॉर्ड करोगे और उसे कोर्ट में जमा करोगे। पे द अमाउंट, जो कुछ बचा, भाई 50 लाख रुपए इस साल आए, और लगभग लगभग मान के चलो कि प्रॉपर्टी पर 20 लाख का खर्चा हुआ, तो 20 लाख का तो खर्चा रिकॉर्ड किया हुआ होगा पूरा, उसे दिखाना, और 30 लाख रुपए जो बचे वो कोर्ट में जमा कर देना। और लास्ट,
रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस, और तुम जिम्मेदार भी होगे ऐसे हर एक नुकसान के लिए जो तुम्हारी लापरवाही से हुआ, तुम्हारे गलत आचरण से हुआ। बरसात आने वाली थी, लेकिन तुमने इसकी जो टोटियां थी, जो नलकियां थी, वो साफ नहीं कराई, पत्ते घुसे हुए थे उसमें, और पानी भरा और पूरी की पूरी वॉल जो है सील गई। अब दोबारा से प्लास्टर करके दोबारा से उसे बनवाना पड़ेगा, तो ये खर्चा अब तुम्हें देना पड़ेगा, उन्हें नहीं। इसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना था, तुमने खड़ी रखी, कहाँ आफत आ रही है, चलो घूम के ही तो आ रहे हैं, और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 3 लाख रुपए खर्चा आया, तो तुम्हें देना पड़ेगा। विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझकर, या ग्रोस नेग्लिजेंस, अरे कोई भी वाहन बिना इंश्योरेंस के घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन तुम उसे घुमा रहे हो, टैक्सी में चलवा रहे हो गाड़ी को बिना इंश्योरेंस की। तो अगर कोई भी तुमने ऐसी गलती की है और जिससे नुकसानी हुई है, जो गलती साधारणतः नहीं करता इंसान, समझ पा रहे हैं ना, तो आप उस गलती के नुकसान के लिए लायबल होगे। सबमिट इन अकाउंट का मतलब है बच्चे, जो भी आपने खर्चा, इनकम हुई, खर्चा हुआ, अरे मेरे बच्चे, सबमिट इन अकाउंट का मतलब है जो भी खर्चा है, जो भी लिया दिया, उसका रिकॉर्ड तो तैयार करोगे ना, उस रिकॉर्ड को दोगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने पूछा हाँ भाई कितना बचा, उन्होंने कहा 10 रुपए 50 पैसे, 50 लाख में से 1 साल का खर्चा इस प्रॉपर्टी पे, तुमने बचा के प्रॉफिट दिया 10 रुपए 50 पैसे, तो कोर्ट मान लेगी? तुमने कहा या तो मानते हो मान लो, नहीं मानते अपना काम करो, तो काम कर लेगी कोर्ट अपने आप। रिकॉर्ड सारे सबमिट करो, कहां कहां खर्चे लगे हैं, कहां कहां आपकी रसीद कटी है। दोबारा से सुनिए, रूल 1 किसके बारे में बात कर रहा है? कोर्ट डिक्री से पहले या डिक्री के बाद जब कभी भी न्याय संगत और सुविधापूर्ण समझती है तो रिसीवर को अपॉइंट करती है। दूसरा, रिसीवर के अपॉइंटमेंट के लिए किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से हटा सकती है और किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का कब्जा, मैनेजमेंट और कस्टडी दे सकती है, और उसे वो पावर कंफर्म कर सकती है जो मालिक के रूप में उस प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति की होती। रूल 2 ये कहता है, लेकिन कोर्ट कभी किसी व्यक्ति को, रूल 1 का क्लोज 2 ये कहता है, लेकिन कोर्ट कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हटाएगी जो ऑलरेडी हटाने की शक्ति पार्टी में से भी किसी के पास नहीं थी। रूल 2 बताता है रिन्यूमिनेशन, मतलब आपका जो पारिश्रमिक बनता है, रिसीवर को पैसा भी दिया जाएगा, उसको उसके कार्य के प्रति सेवाओं का भुगतान किया जाएगा। तीसरा, ड्यूटी, क्या ड्यूटी है? पहली ड्यूटी है सिक्योरिटी सबमिट करने की, जो रिकॉर्ड्स है उन्हें सबमिट करने की, जो पे है पेमेंट अमाउंट पूरी पे करने की, और जो लॉस तुम्हारी वजह से हुए हैं उसको भी पे करना। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ रिसीवर ड्यूटी, उसने क्या किया? उसने रिसीवर फेल्स टू सबमिट अकाउंट, मैंने कहा साहब एक बार इनसे एक बार मंगवाना बही खाता, उन्होंने कहा नहीं लाता, तो कोर्ट कहेगी ले आओ। उसने कहा तुम ही कोई ज्यादा उस्ताद हो, नहीं लाता। अच्छा, तो अगर रिसीवर अमाउंट को सबमिट नहीं करता है, लेखों को नहीं लाता है, या किसी अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है, या उसके द्वारा कोई नुकसान हो जाता है, तो और उससे कहा भैया लाओ करो, उसने कहा टीली टीली, तो कोर्ट अब डायरेक्शन देगी कि इस आदमी की प्रॉपर्टी अटैच करो और उसे बेचो, और जो पैसा आएगा उससे इस नुकसानी को भरपाई कराओ, और जो बचेगा वो इसे दे देना। इस तरह से उसकी ड्यूटी को एनफोर्स कराया जाएगा। समझ में आ रही है? आगे बढ़िए, रूल 5 क्या कहता है? क्या कलेक्टर को, ये कई बार आया हुआ है, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है क्वेश्चन, क्या डीएम मीन्स कलेक्टर? डीएम नहीं बोलेंगे, वो आपको हमेशा कलेक्टर बोलेंगे, दोनों में अंतर होता है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तब होता है जब वो क्रिमिनल मामले देख रहा है, और वही आदमी कलेक्टर तब कहलाता है जब वो रिवेन्यू के मामले देख रहा है, जब वो राजस्व के मामले देख रहा है, कृषि से संबंधित मामले। तो क्या कलेक्टर को किसी प्रॉपर्टी का रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो? तो आप कहना जर्नली उसकी कंसेंट से कोर्ट लैंड पे रिवेन्यू, मतलब ऐसी भूमि जो रिवेन्यू पेड करती है, उस भूमि का उसे रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। कलेक्टर को किया जा सकता है अगर उसके पास टाइम है, ये नहीं जबरदस्ती कलेक्टर साहब तुम अभी एक मान के चलो, गाजियाबाद शहर में कम से कम 100 गांव होंगे, 100 गांव में से मान के चलो 50 भी प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट करना है, तो डीएम क्या कहां अपॉइंट हो जाएगा भाई?
तो जर्नली अगर कोई बड़ा टेक्निकल मैटर है, लगता है कि इसकी जरूरत है तब, पर जर्नली ऐसा नहीं होता, पर हो सकता है उसकी कंसेंट से आप ऐसा कर सकते हो। आपने आज ऐसा क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रिसीवर रूल, ऑर्डर 40 का रूल 1, सब रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 और रूल 5। रूल 1 क्या कहता है? रिसीवर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? डिक्री से पहले, डिक्री के बाद कभी भी किसी को प्रॉपर्टी से हटाकर और इसको उसका कब्जा दिलाकर अपॉइंटमेंट हो सकता है। रूल 1 समझ में आया? लेकिन किसी को प्रॉपर्टी से, कब्जे से तब नहीं हटा सकते जब तक कि आपको पार्टी को हटाने की आजादी ना हो। दूसरा, रिन्यूमिनेशन, उसको पारिश्रमिक भी दिया जाएगा रिसीवर को। तीसरा, रिसीवर की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है कि भैया फर्निश सिक्योरिटी करेगा, लेखे देगा, पेमेंट देगा, और अगर कोई लॉस होगा तो उसका भी। उसकी ड्यूटी को एनफोर्स कैसे कराओगे? अगर वो लेके नहीं दे रहा है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर कोर्ट सील करा सकती है। और पांचवा, कलेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? इतना पहले आप तैयार करो, फिर ये मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। क्लियर? इतना आप इसे करो पहले। थैंक यू सर। मिस्टर